चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। तो बस एक बुक मुझसे छुट्टी है, बाकी तो लगभग सब बुक्स मैंने देख लिया, लेकिन एक बुक छुट्टी है तो उसके क्वेश्चंस मैं आगे डाल दूंगा आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे धीरे धीरे, तो हम बिना किसी देरी के अपना समय बचाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। तो हियर इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना बच्चों, एयर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड R11 इनके अपने अपने यूजेस। तो ये क्वेश्चन जो इसलिए है, सिर्फ इसलिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैच द फॉलोइंग आ सकता है आपके पास, लेकिन सिंगल क्वेश्चन भी उसके यूज के हिसाब से आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको सिंगल क्वेश्चन भी उसके यूज के हिसाब से पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है बच्चों। तो चलिए करिए आंसर। ABCD व्हाट शुड बी दी परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलिए करिए बच्चों। दैट इज एयर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड R11। थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा। फ्यूल एंड कंबशन बच्चों जल्दी होने वाला है, बस इसी वीक के आसपास समझ लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों आंसर हम देखें, एयर, एयर हमारा सामने साफ नजर आ रहा है बच्चों। एयर, हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग कहाँ यूज करते हैं, दैट इज योर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। तो ए का जो है वो हमारे 5 नजर आता है। उसके बाद हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया हमारे पास कहाँ हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे है ऑटोमेटिव एयर कंडीशनर, लार्ज इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इंस्टॉलेशन, और हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम, ठीक है ना, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि लार्ज इंडस्ट्रियल सिस्टम हो तभी हम एब्जॉर्प्शन सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो अमोनिया जो है वो लार्ज इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए सुटेबल रहता है, तो दैट विल बी 3। अगला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए कहाँ बेटर रहता है, और उसके बाद है R11। तो उसके बाद हमारे पास देखिए 2 एप्लीकेशन यहाँ पे है। एक है हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ फूड, एक है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम, और एक है ऑटोमेटिव एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना। तो R11 का बच्चों जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी पता हो तो ये यूसेज ध्यान रखेगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम में R11 का यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 रहेगा हमारा, डी का रहेगा 2 करेक्ट, डी का रहेगा 2 करेक्ट। एंड हमारा उसके बाद बचा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड जो है वो बेटर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड 5312। तो इसकी अगर बात करें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा बच्चों हमारे पास 5312। तो बी रहेगा करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बच्चों, द रेफ्रिजरेंट यूज फॉर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर्स। आज भी जो है मैक्सिमम सबके सही होने चाहिए बच्चों, लगभग क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे 1-2 के अलावा। तो बताइए, द रेफ्रिजरेंट यूज फॉर refrigerant used for absorption refrigerators working heat from solar collector is a mixture of water and। तो बच्चों किस किस का मिक्सचर होता है, हमारा एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम है जो सोलर बेस्ड है हमारा, ठीक है, सोलर कलेक्टर के लिए समझ लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रियोन या लिथियम ब्रोमाइड। जल्दी आंसर करिए और आसानी से कर सकते हैं आप आंसर इसका, बताइए। कल हो जाएगा बच्चों साइक्रोमेट्री चार्ट वगैरह, कल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, कल हो जाएगा आपका साइक्रोमेट्री चार्ट। कल साइक्रोमेट्री कराई जाएगी और वो आराम से पूरी हो जाएगी। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर विल बी, तो आपको बच्चों साफ ऑप्शन पता ही है, आपने एक ही तो पढ़ा है वहां पे, दैट इज कॉल्ड लिथियम ब्रोमाइड, बिल्कुल सही, ठीक है ना, दैट इज योर लिथियम ब्रोमाइड। तो रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम में, अब एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम आपने जितने भी पढ़े उसमें एक ही का नाम यहाँ पे दिया है, दैट इज कॉल्ड लिथियम ब्रोमाइड। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बट याद रखिएगा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज बोल रहा है वो, लेकिन हम एक्चुअली में जो है वो हम यूज करते हैं यहाँ पे वो एब्जॉर्बेंट ऐसा है, वाटर और लिथियम ब्रोमाइड का हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है ना। तो वाटर रेफ्रिजरेंट रहता है, लिथियम ब्रोमाइड जो है आपका एब्जॉर्बेंट रहता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऑप्शन जिस तरह के उस हिसाब से हम आंसर करेंगे, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन अ मिल्क चिलिंग प्लांट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आने वाले किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ मिल्क चिलिंग प्लांट्स द यूजुअल सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या यूज होता है एक मिल्क चिलिंग प्लांट में, बताइए। तो ऑब्वियसली बात है अमोनिया सोल्यूशन हो नहीं सकता, पहली बात तो ए तो हटा ही दो। अब उसमें से आप देख लो और कौन सा पता है आपको, बताइए। अमोनिया चिलिंग प्लांट्स में कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज होता होगा, तो हमने सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के कुछ नाम बताए थे बच्चों आपको, एयर, वाटर, ब्राइन सोल्यूशन। तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ब्राइन, ठीक है ना, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए? चलिए, द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर अ रेफ्रिजरेंट इंक्लूड, बताइए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चों डिजायरेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें डिजायरेबल है, जल्दी बताइए। जो रेफ्रिजरेंट के लिए चाहिए चाहिए, सुबह कई सारी प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, उसमें से आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चों इसमें जो है वो डिजायरेबल है, जल्दी बताइए। और बहुत इजीली आंसर आप कर सकते हैं इसका, क्योंकि सुबह ही सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है। बताइए। स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो पहले वाले में हमारा दिया है हाई स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए, तो ए गलत है। हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड लो लेटेंट हीट, ठीक है ना, लेटेंट हीट हाई होनी चाहिए, बी भी गलत है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए बिल्कुल, और फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, सी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी गलत है। तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, अब इसमें से भी बता दीजिए एक गुड रेफ्रिजरेंट जो है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल सही है, तो ए भी सही है और सी भी सही है, बी और डी गलत है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन लार्ज होना चाहिए, तो ए और सी सही है, बी और डी गलत है, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है कि लार्ज ऑपरेटिंग प्रेशर या लो ऑपरेटिंग प्रेशर, ये आपको बताना है, बताइए। लार्ज ऑपरेटिंग प्रेशर या लो ऑपरेटिंग प्रेशर, जल्दी बताइए। ऑपरेटिंग प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही है बच्चों, अगर आप साइकिल भी जानते हैं तो भी आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग प्रेशर हमारा लो करके सीओपी बढ़ रही थी या हाई करके, ये बताइए। जो ऑपरेटिंग प्रेशर था उसको लो करके सीओपी बढ़ रही थी कि हाई करके बढ़ रही थी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही है बच्चों, दैट इज योर सी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन एंड लो ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है ना, तो लो ऑपरेटिंग प्रेशर एक तरह से वही बॉइलिंग पॉइंट ही हो गया ना, तो इट शुड बी लो हम लोग बोलते हैं, तो सेम बात हो गई, दैट इज लो ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीकेज इन अ फ्रियन बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन, जल्दी बताइए। फ्रियन बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग लीकेज किससे चेक करते हैं, ये भी आपको बताया था मॉर्निंग में, जल्दी बताइए, जल्दी, यू कैन आंसर फास्टली, बहुत इजी है। और ये सब क्वेश्चन जो है वो सिर्फ ईएससी लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन ईएससी नहीं, ये स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, तो सिर्फ ईएससी मत सोच के चलिएगा। तो दैट विल बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों सभी का, दैट इज हेलाइड टॉर्च, वेरी गुड, हेलाइड टॉर्च इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बच्चों हमें दिए हैं कुछ स्टेटमेंट्स, आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं। एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड बिहेव लाइक अ प्योर सब्सटेंस, एजियोट्रॉप्स जो है वो रेफ्रिजरेंट्स के मिक्सचर हैं और प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, तो सही बात है ना, सही बात है, यही हमने सुबह पढ़ा भी था। सेकंड है आइसोमर्स रेफ्रिजरेंट्स आर कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आइसोमर्स किसे बोलते हैं बच्चों, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो ये भी सही है, तो टू स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है द फॉर्मूला n प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, वही n प्लस पी और q क्या है, जो हमारे सुबह हम ए बी सी ले रहे थे ना, वो a प्लस बी प्लस सी ही है, और m जो है वो हमारा d है,
तो ये n प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m, मतलब वही है बच्चों, सॉरी एम एन पी क्यू होगा ना, एम एन पी क्यू मतलब ये हमारा है बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना, ए बी सी नहीं, हमने सुबह पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, दैट इज बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2a, ये हमने पढ़ा था, तो यही है बस, ठीक है ना। तो यहाँ बस इसको एन पी क्यू बोल दिया और इसे m बोल दिया, ये इतना फर्क है बस, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ये किसके लिए था, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए था, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि द फॉर्मूला एन इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 तीनों सही है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखो ना, आया नोमेनक्लेचर से सीधा क्वेश्चन की ये इक्वेशन किसके लिए है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है, ठीक है ना, समझ आ गई बात। और अगर हेलो कार्बन के लिए बोले तो n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2a प्लस 2 या 2m प्लस 2, ठीक है, यहाँ के हिसाब से 2m प्लस 2 हम बोलेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा मतलब 2 पीसेस में था, तो मैंने इसको अगल बगल लगाया है, आप देख के आंसर कर सकते हैं ना। चलिए बताइए बच्चों, यहाँ पे भी लिस्ट 1 और 2 दी है, आपको उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से रेफरेंट का नाम बताना है बच्चों, उनके डेजिग्नेशन नेम के हिसाब से रेफरेंट का नाम बताना है, जल्दी बताइए, इंटरेस्टिंग है। ए बी सी डी बताइए, ए बी सी डी जल्दी बताइए। देखिए सबसे पहले आंसर कौन करता है, कुछ तो आप जानते ही हो, कुछ तो हमने सुबह देखे ही हैं। क्या है आपके पास, ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन, डाइफ्लोरो मोनोक्लोरो मिथेन, अमोनिया एंड डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मिथेन। तो देखो सबसे आसान तो आपके लिए क्या है, पहले अमोनिया है ना, सबसे आसान पहले अमोनिया है कि सी का क्या होगा 3 होगा, है ना, 717 दैट इज अमोनिया, 700 की सीरीज अपने आप ही दिख रही है, तो यहाँ तो 3 आएगा। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, 4231 या 4132, तो इसका मतलब है कि 4 भी फिक्स है, 4 भी फिक्स है, मतलब R12 फ्रीऑन 12 भी आप लोगों ने सुबह किया था, ठीक है ना, हमने 11 तक किए थे, लेकिन 12 भी आप कर सकते हैं, सिंपल क्या है, ए का 4 मतलब आपका डाइक्लोरोमिथेन, डाइक्लोरोमिथेन CCl2F2, तो ए का हो जाता है 4। बस अब बी और डी में से सिलेक्ट करिए बच्चों, R22 किसका होगा और R113 किसका होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सभी आंसर जो है फटाफट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो सही है बच्चों सभी का, ठीक है, दैट इज 4 और 2 एंड 3 1, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 4 2 3 1, सभी ने लगभग यही आंसर किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा जो है R22 जो है वो डाइफ्लोरो मोनोक्लोरो मिथेन है, और जो हमारा R113 है, 113 है, वो हमारा ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका ध्यान रखना होगा, तो इस तरह से हम जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो किसी एक को भी चेक करोगे, मतलब 4 1 क्लियर है, तो उसके बाद आपको देखो किसी 4 और 3 क्लियर था, तो किसी एक को चेक करना था, मतलब बस उससे आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन अकर्स बाय ब्रेकडाउन ऑफ, ओजोन डिप्लीशन बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई जगह पे अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि ओजोन का डिप्लीशन किसके वजह से होता है। हम बोलते तो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, लेकिन उसमें से किसके ब्रेकडाउन की वजह से हमारा ओजोन का डिप्लीशन होता है, जल्दी बताइए, एक जीएस तक का क्वेश्चन है ये आपके पास। ओजोन का डिप्लीशन जो है वो किसके ब्रेकडाउन के वजह से होता है, जल्दी क्विकली आंसर करिए। जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। तो याद रखिए बच्चों, ओजोन का डिप्लीशन हमेशा क्लोरीन के ब्रेकडाउन की वजह से होता है, तो याद रखिए क्लोरीन एटम जो है वो रेफ्रिजरेंट में बाय यूवी रेडिएशन जो है वो अफेक्ट करते हैं, उस यूवी रेडिएशन जो है वो अफेक्ट करती है,
जिससे जो ब्रेकडाउन होता है क्लोरीन का। तो याद रखिएगा क्लोरीन, यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो ए और सी में है क्लोरीन, बी और डी में नहीं, तो बी और डी हटा देते हैं, ए और सी। अब ए सी क्या कह रहा है, क्लोरीन एटम्स फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बाय यूवी रेडिएशन एंड रिएक्शन विद ओजोन इन। अब लेयर की बात है बच्चों दोनों में, एक आपकी ट्रोपोस्फियर एक स्ट्रेटोस्फियर। अब आपको जीएस के हिसाब से पता है कि यूवी रेडिएशन आपकी कहाँ आएंगी, तो दैट इज योर स्ट्रेटोस्फियर। तो ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर, तो दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी प्लस मैकेनिकल मिक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। select selection of a refrigerant for a vapor compression system depends on which among the following। इनमें से किस चीज पे एक रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन जो है वीसीआरएस सिस्टम के लिए डिपेंड करता है? टॉक्सिसिटी, एनवायरमेंटल इफेक्ट, सैचुरेशन, प्रेशर, टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो ऑब्वियस ही बात है मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव ही करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। सभी चीज जो है जिनके बेसिस पे हमारा डिपेंड करता है हमारा रेफ्रिजरेशन का सिलेक्शन, रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन। क्लियर है? तो डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉप क्या है? तो सिंपल है बच्चों, बताइए। अ नॉन हेलोजेनिक रेफ्रिजरेंट, अ रेफ्रिजरेंट डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, अ मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विदाउट फेज सेपरेशन। तो यहाँ पे साफ साफ याद रखिए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विदाउट फेज सेपरेशन, ठीक है ना। ये रेफ्रिजरेंट का एक मिक्सचर है बिना किसी फेज सेपरेशन के। क्लियर है? समझ आए बात? तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेंट व्हाट इज द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन? अब आप यहाँ पे सीधा वही आंसर अब आपने पहले पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आंसर करने में कोई समस्या नहीं है कि कन्वेंशनल रेफ्रिजरेंट में व्हाट इज द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर कार्बन उठा के कर देते हैं, क्योंकि ये सब पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो गलती ये होती है, सीधा आंसर जो है कार्बन उठा के कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज बच्चों ध्यान रखनी है, इस तरह की गलती ना हो। दैट इज अ क्लोरीन, हमने आपको क्या बोला, इट इज अ डिप्लीशन ऑफ क्लोरीन। तो जो ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरीन, तो गलती से आंसर मत करेगा। देखिए सबने कार्बन शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपको ध्यान रखना है, दैट इज क्लोरीन, ठीक है। अभी किया था हमने डिस्कस, तो अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अमोनिया यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इज नॉन कोरोसिव टू। बताइए अमोनिया जो है हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं विच इज नॉन कोरोसिव टू, किसके साथ वो नॉन कोरोसिव है? ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। तो ऑप्शन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हमें पता है कि कोरोसिव किसके साथ होता है, वो नॉन फेरस मेटल्स के साथ। एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो नॉन फेरस मेटल के साथ कोरोसिव होता है। तो नॉन फेरस के साथ कोरोसिव होता है, तो नॉन कोरोसिव किसके होगा, फेरस के साथ। तो नॉन कोरोसिव आपको बताना है बच्चों। तो नॉन कोरोसिव हमारे कौन से हैं, फेरस। फेरस कौन से, आयरन एंड स्टील। तो ए ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब बी में जाए तो कॉपर एंड कॉपरलाइज, कॉपर एंड कॉपरलाइज नॉन फेरस है, उनके साथ तो कोरोसिव होगा। सी बोथ ए एंड बी बोल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी दोनों मना कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन एंड स्टील के साथ वो कैसा है, नॉन कोरोसिव है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन फॉर सोलर रेफ्रिजरेशन इज। सोलर रेफ्रिजरेशन के लिए हमारे पास मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट कौन से होते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बताइए बेस्ट हमारे लिए कौन से कॉम्बिनेशन रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का होता है हमारे सोलर वाले हमारे सिस्टम के लिए, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, जल्दी बताइए। तो सोलर से हम एक चला रहे थे, आपको याद होगा तो आप आराम से सही बता देंगे। दैट विल बी ऑब्वियस सी बात है, अमोनिया एंड वाटर, है ना, NH3 एंड H2O, अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। क्लियर है? तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। रेफ्रिजरेंट मोस्टली यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। कौन सा रेफ्रिजरेंट हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज करते हैं, बता दीजिए। रेफ्रिजरेंट मोस्टली यूज्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज, जल्दी आंसर कर लीजिए।
वेरी गुड। तो लगभग सभी का सही है यहाँ पे भी। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, दैट इज फ्रियॉन 12। फ्रियॉन 12, ठीक है। काफी लोगों ने सी दिया है, काफी लोगों ने ए भी दिया है, तो याद रखिएगा अ रेफ्रिजरेंट मोस्टली यूज फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज फ्रियॉन 12, ठीक है। R12 इज प्रिफर्ड ओवर R22। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों जो आपको पहली बार में याद नहीं होंगे, पहली बार में समझ नहीं आएंगे, लेकिन क्यों आपको याद रखने पड़ेंगे जब एक बार देख लो। R12 इज प्रिफर्ड ओवर R22 इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में R12 को प्रेफर किया जाता है R22 से, ऐसा क्यों? ठीक है ना, R22 के ऊपर R12 को प्रेफर किया जाता है फॉर द डीप फ्रीजर, ऐसा क्यों, किस वजह से? इट हैज लो ऑपरेटिंग प्रेशर, it gives higher COP, it is immiscible with oil over a large range of temperature, या all of the above? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक आइडिया ले सकते हैं आप लोग, एक आइडिया ले सकते हैं। R12 को R22 से ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं डीप फ्रीजर में? तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे डीप फ्रीजर में हम लोग, डीप फ्रीजर जो हमारा हुआ उसमें हमारा क्या है, लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है, और लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जो है ये हमारा जो R12 है वो हमारा क्या रहता है, मिसिसिबल रहता है विद ऑयल, ठीक है ना। तो R12 इज प्रिफर्ड ओवर R22 इन डीप फ्रीजर बिकॉज इट इज मिसिसिबल विद ऑयल ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जल्दबाजी में इसमें डी मत कर देना, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। काफी लोग डी आंसर कर रहे हैं इसका, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बच्चों आपको रेफ्रिजरेंट की नहीं चाहिए, जो अनडिजायरेबल नजर आती है? बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनडिजायरेबल नजर आती है, मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है रेफ्रिजरेंट की? तो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई लेटेंट हीट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक हीट। तो लो स्पेसिफिक हीट बिल्कुल सही है, हाई लेटेंट हीट बिल्कुल सही है, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई बिल्कुल सही है, और हाई बॉइलिंग पॉइंट नो, इट्स रिक्वायर्ड अ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो सी विल बी जो है, सी क्या है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रियॉन 12 इज, बताइए, सुबह भी अब डिस्कस किया, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, केमिकल फॉर्मूला फॉर फ्रियॉन 12 इज। तो अभी ये क्वेश्चन में भी आया था बच्चों, तो याद रखिए ज्यादातर डायरेक्ट उन्हीं के पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, जिससे कि आंसर करने में और भी आपकी स्पीड बढ़ सकती है अगर आपने पहले अच्छे से किए हुए हैं। तो बताइए फ्रियॉन 12 का केमिकल फॉर्मूला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में ही देखा था, बताइए जल्दी, केमिकल फॉर्मूला फॉर फ्रियॉन 12। ठीक है ना, अभी देखा था हमने डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, समझ आई बात? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो देखा था फॉर्मूला, तो दैट इज विल बी CCl2F2, सी विल बी दी करेक्ट आंसर, CCl2F2, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन गिवन ऑप्शन इज करेक्ट बाय मैच? अब इनमें से बच्चों मैच करके देखें कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है, R12 NH3 R134A एंड R22। तो अब यहाँ पे याद रखिए, ये हमारे पास जो है, अब ये है डेटाबेस क्वेश्चन जो आपको याद ही रखने हैं, इनके कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको डेटा बता दे रहा हूँ, आप इसमें याद रखें क्या मैच हो सकता है। तो आर्ट, क्योंकि ये वैल्यूज भी एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि ये भी चेंज होती रहती है। तो R12 NH3, अब इनको याद रखिएगा बच्चों, ये मतलब इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, आप याद ही रख सकते हैं बस R22, बस ये कह सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट ही हैं ये सारे रेफ्रिजरेंट, तो इनके आप सिर्फ याद ही रख सकते हो। तो दैट इज, याद रखिएगा, R12 29 डिग्री सेल्सियस, NH3 अमोनिया होता है लगभग 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास R134, और R22 होता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, लगभग ये रेंज रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ऑप्शन हमें क्या बताना है, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा? ओके,
हमें करेक्ट मैच बताना है बच्चों, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है। ओके ओके ओके। तो इनमें से अगर हम करेक्ट मैच देखें तो R12 29 डिग्री सेल्सियस, अमोनिया 33 और R314 24। तो जो करेक्टली मैच है यहाँ पे वो सिर्फ हमारा अमोनिया है। नहीं, अमोनिया 41 हो रहा है ना, यहाँ पे अमोनिया 33 दिया है। R12 ही है बच्चों, फिर 29.8 के आसपास ये लगभग हमारा लगभग करेक्ट आ रहा है। R12 29.8, अमोनिया 33। नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा मुझे कितना है ये। R12 29 बैठेगा कितना, R12 29 हो गया, R22 होता है हमारा 11 हो जाता है 41। रुक जाओ थोड़ा सा करेक्ट करें बच्चों, R22 हमारा 41 हो जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया 33 डिग्री सेल्सियस होता है और 134A हमारा लो होता है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सबसे लो में ये आएगा ना 10 डिग्री सेल्सियस 134A। ठीक है ना, 134A हमारा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। 134A लोएस्ट 10 भी नहीं आएगा ये तो एग्जैक्टली, ये करीब। और हमारा ये तो हमें तो बताना है ना बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट बताना ना, तो फिर तो ये और नीचे जाएगा, तो ये तो और लोएस्ट में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्टली तो R12 29 लगभग सही है। अमोनिया 33 ये भी लगभग सही है। R314 है, ये 24 नहीं है, ये और नीचे जाएगा, 24 नहीं है। R22 41। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट है तो काफी लगभग क्लोज ही है। NH3 का 33.3। NH3 का मैं एग्जैक्टली चेक कर लेता हूँ NH3 का कितना हुआ, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही लगभग क्लोज ही है सारे, 29 ही है। एक सेकेंड है, कहीं लिखा रखे हुए थे मैंने, एक सेकेंड बस बताता हूँ। ये नोट्स पे लिखा हुआ था मैंने। NH3 का बच्चों 33.3 ही है एग्जैक्टली। NH3 का एग्जैक्टली 33.3 ही है, 33.3 डिग्री सेल्सियस ही है अमोनिया का। तो मेरे हिसाब से फिर अगर करेक्टली मैच देखें तो एग्जैक्टली जो मैच हो रहा है फिर वो अमोनिया ही है 33.3, क्योंकि ये सिर्फ 29 डिग्री सेल्सियस दिया है बुक्स में भी, और ये हमारा 134 है। इसका तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन काफी कम है, इसका मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्टली, लेकिन 24 से कम नीचे होता है। और R22 जो है वो करीब 41 के आसपास होता है। तो ऐसे में इन ऑप्शंस में देखें, वैसे काफी क्लोज दिए हैं इसने ऑप्शन, क्योंकि इतना तो ऊपर नीचे वैसे भी है ही कई जगह पे हमारे टेम्परेचर की कंडीशन के हिसाब से भी, लेकिन एटमॉस्फेरिक में मान के होंगे सारे के सारे, हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही दिए होंगे। तो एटमॉस्फेरिक के कंपेयर में यहाँ पे बी को हम फिर करेक्ट आंसर रखेंगे, पर वैसे काफी क्लोज है। ठीक है ना, तो अमोनिया हमारा 33.3 है, तो दैट इज करेक्ट। तो बी को हम यहाँ पे करेक्ट आंसर मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है ना, बट R12 भी 29 तो रहता ही है। ठीक है, समझ आए बात। तो इसकी बच्चों में एक लिस्ट जरूर दूंगा आपको आने वाले दिनों में। ठीक है ना, अब जैसे मैंने रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन कहा था देने को, अब आप कहोगे सर आपने दिया ही नहीं, और जबकि आप वेबसाइट्स अगर चेक करोगे आज की डेट में तो उसमें अपलोडेड है बच्चों। ठीक है ना, ये अपलोडेड है, कहाँ पे डाला है मैंने, वेबसाइट में। अगर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो स्टडी मटेरियल में, फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चौथे नंबर पे मिल जाएगा रेसिप्रोकेटिंग वर्सेस रोटरी कंप्रेसर्स। ठीक है ना, उसका डिफरेंस बिटवीन मैंने वहाँ पे डाल रखा है। तो ऐसे ही मैं इसकी भी एक लिस्ट जरूर डालूंगा एक बार और कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है ना, जिसने नहीं देखा बच्चों निकाल लीजिएगा वहां से। वहां पे बच्चों चेक करते रहा करो वेबसाइट में, स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में हर वीकेंड में जरूर चेक करो। वीकेंड में मैं कुछ ना कुछ उसमें हर वीकेंड में एक ना एक फाइल जरूर डालूंगा। ठीक है, कोई भी शॉर्ट नोट्स करके इस तरह से, ये कंफर्म है।
द कलर ऑफ हेलाइट टॉर्च फ्लेम इन केस ऑफ अ लीकेज ऑफ फ्रियॉन, ठीक है ना, इसका आंसर पीछे वाले का बी ही रखेगा अगर कभी ऐसा ही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। कौन से एग्जाम में आया है? उत्तराखंड जेईई, तो महान एग्जाम है। द कलर ऑफ हेलाइट टॉर्च फ्लेम इन केस ऑफ अ लीकेज ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट विल चेंज टू, तो बच्चों सुबह ही आपको बताया था, आप आंसर कर सकते हैं। बताइए ग्रीन का कौन सा फ्लेवर बताया था आपको? पैरेट ग्रीन सर। तुम लोग ही ना महाशैतान आदमी हो। पैरेट ग्रीन, दैट इज कॉल्ड ब्राइट ग्रीन, गहरा हरा, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि गहरा ही लिखा आएगा, कहीं पर कभी कभी उजला लिखा भी आएगा, तो हिंदी के हिसाब से इंग्लिश भी पढ़ लेना, ठीक है ना। ब्राइट ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि लिखने वाले ने अगर ब्राइट का मतलब उजला भी निकाल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, जल्दी बताइए, विच हैज, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होगा? तो अब यहाँ पे भी फ्रीऑन 12 हमारा आ गया, फ्रीऑन 22 आ गया, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है के। तो इसमें भी देख लेते हैं कितना डेटा अपने पास है अभी। तो अगर डेटा अपने पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं आपको आंसर तो खैर मैं बता दूंगा, बट डेटा के साथ बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है डेटा तो फिर आंसर आपको, डेटा आपको दे दिया जाएगा। 22 12 160। तो बच्चों यहाँ पे जो अगर हम लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पे जाते हैं तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपका 822 का रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये भी लिस्ट सब मैं आपको दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की लिस्ट मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी बोल दूं फिर आप वही कंफ्यूज हो गए, सर इस बुक में वो दिया है, उस बुक में वो दिया है। तो थोड़ा सा एक बार चेकआउट जरूर कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में डेटा क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए मैं वैल्यू तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा दैट इज, और बुक से, किसी भी बुक से वैल्यूज को एकदम से सच भी मत मान के चलिएगा, ठीक है ना। जो खासकर कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स दे रही हैं तो वो फिर भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव बुक्स दे रही हैं वैल्यू, वो सब हवा में है, जिसको जिस टाइम इन्फॉर्मेशन नेट से जो मिली उसने वो सॉल्यूशन में डाल दी है, तो वो चीज़ ध्यान रखेगा। तो दैट इज फ्रीऑन 22, फ्रीऑन 12, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो इसमें बच्चों आपको साफ पता है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया तो इतने ऊपर, इतने लोएस्ट जाते नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रीऑन 12 और फ्रीऑन 22 में ही रहता है। तो उसमें जो है सीओपी थोड़ी सी हाई, इसलिए हमने अभी कंपैरिजन भी बताया था कि 12 को क्यों प्रेफर कर रहे हैं हम। तो प्रेफर हम किसी और वैसे कर रहे हैं, क्योंकि वैसे में लोएस्ट देखा जाए तो फ्रीऑन 22 है। तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ए रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, द मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर के लिए ए रहेगा, ठीक है। बट लिस्ट दूंगा तभी मजा आएगा इसका, जब आपको वैल्यूज आए। तो ऐसे कोई भी वैल्यू सॉल्यूशन से याद मत रखिएगा बच्चों, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। अभी आंसर याद रख लो, R22। द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर अ कमर्शियल आइस प्लांट इज। अब देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों, कहीं ब्राइन दिया रहता है, कहीं अमोनिया दिया रहता है, तो सही आंसर क्या रहेगा बताओ। अब एसएससी जेई के आंसर की में क्या रहा होगा बताइए, क्योंकि इसमें भी बहुत जगह आप देखोगे किसी किसी बुक में ब्राइन दे रखा है, किसी किसी बुक में अमोनिया दे रखा है। ठीक है पवन, मैं सब चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जल्दबाजी नहीं है ऐसा कुछ कि अभी ये बताना है, ये मैं आपको चेक करके बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है, तब इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव वैल्यू होगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा चीज़ें याद रखना, ठीक है। बताइए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो याद रखिए बच्चों, बहुत सारी बुक्स ने इसको ब्राइन दिया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था आइस प्लांट की बात करेगा तो आंसर शुड भी अमोनिया, बी आंसर रखेगा, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स ने ब्राइन भी दिया है, ठीक है ना, ब्राइन का भी यूज करते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली जो है वो ब्राइन ही आपको आंसर, सॉरी अमोनिया ही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो अमोनिया का आंसर ध्यान रखिएगा, बी विल बी दी करेक्ट आंसर, NH3। क्लियर है? जो कमर्शियल पर्पस होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कमर्शियल आइस प्लांट में हमेशा हमारा अमोनिया का यूज होता है। नाउ अब ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ये क्वेश्चन जो है वो जिन बुक से है वहाँ इतना छोटा लिखा हुआ है कि ये टाइप ही करना पड़ेगा तभी दिखेगा, ऐसे तो दिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो खैर, among the refrigerants R717, R22 and R12 and R11,
द रेशियो ऑफ कंडेंसर टू इवेपोरेटर प्रेशर -15 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस रेंज इज हाईएस्ट फॉर। कंडेंसर टू इवेपोरेटर प्रेशर जो है रेशियो, मतलब प्रेशर रेशियो एक तरह से, -15 और 30 डिग्री सेल्सियस की रेंज के लिए, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर -15 और हाईएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, उसकी रेंज के लिए प्रेशर रेशियो जो है वो हाईएस्ट किस रेफ्रिजरेंट का रहता है। ठीक है, तो एक तो तरीका है आप एक्सपेंशन प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस में आप प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकाल के कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, रेफ्रिजरेंट की गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना, एंड एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो है वो तरीका, एक है सीधा आंसर याद रख लो, कैलकुलेशन ना करके देखो कि सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो आंसर सीधा याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो R717, R22, R12, R11 में अगर कंडेंसर टू इवेपोरेटर प्रेशर आपसे पूछता है P2/P1, तो वो -15 और 30 डिग्री सेल्सियस के लिए वो प्रेशर रेशियो कितना होगा, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जल्दी बच्चों आंसर कर लीजिए अगर आपको पता है। देखें, किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आंसर बता देते हैं। नहीं पता है तो बिल्कुल बच्चों छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नहीं पता है तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने निकाला है हमारी बुक्स से। ठीक है ना, तो टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में थोड़ा बड़ा डेटा चाहिए होता है, इसलिए आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में जरूर इंक्लूड करेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये और हायर डेटा इनके लिए चाहिए होता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ बच्चों। तो याद रखिए, ऑपरेटिंग प्रेशर जो हाई रहता है इन सब के हिसाब से अगर देखें तो वो रहता है R11। फ्रियोन 11 के लिए प्रेशर रेशियो जो है वो हाई रहता है। ठीक है ना, तो अगर हम -15 और 30 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग इसका अंदाजा कैसे लें, ये -15 30 मतलब एक बार ट्वाइस है टेम्परेचर, -15 से 0 और 0 से 15 है ना, ट्वाइस है टेम्परेचर। तो ट्वाइस टेम्परेचर डिफरेंस जब हम जा रहे हों तो वहां पे याद रखिएगा फ्रियोन 11 जो है वो हमारा हाईएस्ट हायर प्रेशर रेशियो वाला होगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R717 कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R717 लगभग कितना होगा, -94, -77.8, -157.5 एंड -160 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी आप गैस कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो R717 का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखिए बच्चों लगभग 77.8 डिग्री सेल्सियस, -77.8 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री सेल्सियस जनरली बुक में दिया रहता है कई जगह पे, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा फिर, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन, क्योंकि इसको मैं चेक भी कर चुका हूँ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आई बात, क्लियर है। तो 77.8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द रेफ्रिजरेंट R290 स्टैंड्स फॉर। ये भी पेपर का एक क्वेश्चन है, एक पुराना पेपर मुझे दिखा था अभी, उसी में से एक क्वेश्चन मैंने लिया कि R290 स्टैंड्स फॉर। बताइए रेफ्रिजरेंट R290 स्टैंड्स फॉर, R290 जो रेफ्रिजरेंट्स है वो किसका यहाँ पे हो सकता है। अब सेम वही कर सकते हो आप, सुबह वाला सिस्टम। तो बताइए किसका हो सकता है R290, और हमारा जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। R290 सुबह मेरे ख्याल से निकाला भी था, शायद हमने निकाला था, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हमने निकाल तो था शायद। एसएससी जेईई में मेटल कटिंग कब से होगी। मेटल कटिंग का बच्चों आज ही आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। मेटल कटिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम 4 अगस्त। 4 अगस्त से मशीनिंग और मेटल कटिंग भी स्टार्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज के लिए भी मैं प्लान कर ही रहा हूँ, वो भी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन 4 अगस्त से मेटल कटिंग की क्लासेस स्टार्ट है, मशीनिंग।
और जरूरी नहीं है कि उसके लिए किसी को पूरा कोर्स लेना हो। अगर किसी को मेटल कटिंग कंप्लीटली थ्योरी और प्लस पूरे ऑब्जेक्टिव्स हर तरह के, क्योंकि मेटल कटिंग अपने आप में बड़ा पोर्शन है, और प्रोडक्शन का अगर देखा जाए, कास्टिंग वेल्डिंग हटा दो तो बाकी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो है वेटेज फिर मेटल कटिंग ही है, ठीक है ना। तो वो जो है स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से, और 4 अगस्त से रेगुलर लाइव क्लास चलेगी मेटल कटिंग की। तो किसी को भी अगर करना हो तो पर्टिकुलरली सिर्फ मेटल कटिंग के लेक्चर भी ले सकता है, ठीक है ना। उसके लिए मैं जल्दी ही आपको शाम को ऑप्शन बता दूंगा। तो सिर्फ मेटल कटिंग अगर किसी को चाहिए तो वो भी ले सकता है, उसके लिए पूरा कोर्स लेने की किसी को जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस तरह के ऑप्शन भी रखता हूँ। तो यहाँ पे आप बताइए, तो दैट विल बी आंसर क्या है, दैट इज C2H8। तो लगभग मेरे ख्याल से सुबह लिया था मैंने, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर जो सभी का सही है, दैट इज C2H8। क्लियर है, तो ये बिल्कुल सही है, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, बताइए कितने क्वेश्चन आपके लिए सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे सही हुए हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। हम्म, तो एक चीज बच्चों यहाँ पे सही करेगा, चलिए ओके, लगभग सबके 2 रॉन्ग 1 रॉन्ग है, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पे करेक्शन करिए, एक क्वेश्चन ये ऑप्शन जो है इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, लेकिन बी ऑप्शन में C3 होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि C2H4 का तो बनेगा कॉम्बिनेशन, C2H6 का बनेगा, लेकिन C3H8 का बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने सुबह बताया था ना, मीथेन इथेन CH4 है ना, सुबह मैंने बात की थी। मेरे को दूर से छोटा नजर आ रहा था, मुझे लगा वो C3H8 ही दिया है, लेकिन वो बच्चे ने लिखा तो मुझे लगा कि ये गलत है। तो मुझे लगा C3H8 ही दिया है, लेकिन क्योंकि देखो CH4 C2H6 C3H8 ऐसा था ना कॉम्बिनेशन हमारा, मीथेन इथेन और प्रोपेन वाला। तो इसको कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मीथेन इथेन एंड प्रोपेन। तो जिस भी पेपर ने दिया होगा क्वेश्चन, बच्चों का बुरा हाल हो गया होगा, बट ये अच्छी बात है कि फिर ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे सही वाला। तो यहाँ पे C3H8 देना चाहिए था, तब हम कहते हैं इसे दैट इज R290, ठीक है ना, प्रोपेन के लिए। समझ आई बात, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बी जो है वो C3H8 होना चाहिए। क्लियर है, इट शुड बी C3 ठीक है। चलिए, तो लगभग सभी के काफी सही हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अभी अब कल करेंगे हम साइक्रोमेट्री। तो देखिएगा साइक्रोमेट्री में भी कुछ जबरदस्त कंसेप्ट्स होते हैं, तो कल समझेंगे उसे 1-1.5 घंटे में पूरी साइक्रोमेट्री को, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लेंगे दिन में। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। बाकी मैंने आपको जो भी क्लासेस, जहां जहां जिस जिस तरह की जो क्लासेस, क्योंकि अब अगस्त का मंथ में बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाह रहा हूँ क्लासेस के ऊपर, पूरा क्लास के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि सितंबर फिर हम और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें। बाकी टेस्ट और बाकी चीज़ें जो जैसी चल रही है वो वैसी चलती रहेंगी, बस थोड़ा सा नाइट क्लासेस में थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। तो उन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हैं वो जल्दी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज देख लूंगा बच्चों, आज व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन में देख लूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, जिसके भी भेज रखे हैं।